चलो तो नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें। यस, चैप्टर नंबर 2 पे आना। आगे टाइप्स ऑफ ड्यूटी टॉपिक हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर का स्टार्ट बोलता है बेसिक कस्टम्स ड्यूटीज लेवीड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट एंड सेक्शन 2 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। बराबर। तो अब बुक साइड में रखना 5 मिनट तक, फिर बोर्ड पे देखना, फिर हम लोग बुक में से देखेंगे। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो है ये कहाँ से लगाएंगे हम लोग? सेक्शन 12 ऑफ, वेरी गुड, कस्टम्स एक्ट प्लस, वेरी गुड, सेक्शन 2 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। बराबर। हमने कल देखा था कि कस्टम्स टैरिफ एक्ट के 2 शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 जो है ये बोलता है रेट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ, याद है ना? और ये बोलता है रेट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। बराबर। अभी जब आप इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट पे हम लोग क्या पे करेंगे? कस्टम्स ड्यूटी प्लस आईजीएसटी प्लस सेस इफ एनी लग्जरी आइटम्स, डीमेरिट गुड्स अगर है तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो हम बोलते हैं। बस अभी तक किया, फिर तो बड़ा स्लैब लगने वाला है। यस। तो ये पार्ट जो है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके अलावा जो इंट्रोडक्शन में दिया है वो बताया है कि आपका जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट में लिस्ट दिया होता है, हमने पढ़ा था क्या लिस्ट? उसमें स्टैंडर्ड रेट होता है, प्रेफरेंशियल रेट होता है, परसेंटेज का एब्रीविएशन था, यूनिट्स ऑफ मेजर्स थे, इसका सबका इंट्रोडक्शन दिया है। चैप्टर हेडिंग, टाइटल, ये सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। सिंपल। HSN कोड 8 डिजिट का है इंडिया में, जनरली इट इज़ 6 डिजिट्स। कहाँ पे दिया है? ये चैप्टर में। अपन ने चैप्टर 3 में नहीं देखा था ना 6 डिजिट्स, पर अपन ने डिस्कशन GST के समय किया था। तो ये दिया है चैप्टर 2 में कि ग्लोबली इट इज़ 6 डिजिट का HSN एंड इन इंडिया वी हैव 8 डिजिट का HSN। बराबर। ठीक है। तो अभी आप पेज नंबर 2.2, 3, 4, 5 कट कर सकते हैं। सिंपल। सिर्फ क्या कर लो, इतना लिख लेना और उसको फटाफट रीड करके कट कर लो। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2.6 पे आना। ये अच्छा है। हाँ, ये बोलता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 कि IGST जो आप चार्ज करोगे वो कौन से अमाउंट पे करोगे। ठीक है। सिमिलरली सेक्शन 3 सबसेक्शन 10 जो है वो बोलेगा GST सेस जो है, GST सेस, GST कॉम्पनसेशन सेस या सेस जब हम बोल रहे हैं, हम GST कॉम्पनसेशन सेस का बात कर रहे हैं। ठीक है। ये कौन से अमाउंट पे चार्ज होएगा। बराबर। सही है। तो हमने बोला सेक्शन 15 याद है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू where both the parties are unrelated and price is the sole consideration. Subsection 2 clause A, value shall include any taxes, duties, cesses, fees, other charges except for CSIU, बराबर, and TCS under income tax। तो जब हम बोल रहे हैं वैल्यू शैल इंक्लूड एनी टैक्सेस, तो जो भी टैक्सेस हम लगाएंगे जैसे कि कस्टम्स ड्यूटी,
सोशल वेलफेयर सरचार्ज या एनी अदर टैक्स, क्या ये भी हमारे वैल्यू के पार्ट बनेंगे? आंसर इज यस। बराबर। तो आपके लिए असेसेबल वैल्यू क्या हुआ? ए सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 वैल्यू एज पर कस्टम्स एक्ट और 14 सबसेक्शन 2 एज द केस में बी। ठीक है, प्लस जो भी वैल्यू आपका आएगा वो प्लस कस्टम्स ड्यूटी एनी अदर ड्यूटी एक्सेप्ट IGST और GST सेस। GST के ऊपर GST लगेगा क्या? नो। तो ये प्लस सिंपल। इसी के साथ हम लोग का पेज नंबर 2.6 होता है खत्म। एक बार ओवरव्यू करते हो। सिर्फ जो टेबल दिया है ना नीचे, आपको दिया है क्या टेबल? हाँ, अच्छा, उसके ऊपर का पार्ट नहीं दिया है ना? दिया है, एंड ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। ठीक है, वो मत पढ़ना, इसके ऊपर वाला पार्ट पढ़ लो। वो जो बोल्ड किया हुआ है ना, प्रोविजन से लेके कस्टम टैरिफ एक्ट तक के बॉक्स के अंदर में, ठीक है, जो भी है वो मत पढ़ना। शायद उसमें चेंजेस हुए तो न्यू इसमें बोल्ड किया हुआ है, बट वो मत पढ़ना, वो हर जगह पे नोट दिया है, तो हम कलेक्टिवली उसको एक साथ पढ़ेंगे। द ड्यूटी ऑफ टैक्स दिख रहा है? द ड्यूटी ऑफ टैक्स और सेस चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन एडिशन टू एनी अदर ड्यूटी। अलग से लगा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट with merit, which merit consideration. Following tax or cess would not be included while computing the assessable value, that is IGST and GST compensation cess. इसलिए हमने except for बोला, ये लिख लिया, लिखते हो। Section 3 subsection 8A, very important. मैनर ऑफ कंप्यूटिंग वैल्यू इन केस ऑफ वेयरहाउस्ड गुड्स। वेयरहाउस टॉपिक याद है क्या? यस। अगर हम वेयरहाउस के अंदर में गुड्स रखते हैं तो उनका वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें? ध्यान देना, हाँ, ये बहुत डीप है, एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये वेयरहाउस है, ठीक है। वेयरहाउस में अगर आपके गुड्स है, होम कंजम्पशन में आएंगे तभी उसको कस्टम्स ड्यूटी भी लगेगा, GST भी लगेगा। सिर्फ वेयरहाउस तक के है तो कुछ भी लगेगा क्या? आंसर इज नो। अच्छा, जब बाहर आएगा तब लगेगा, ठीक है। ये तो हुआ नॉर्मल सिनेरियो। कौन से वैल्यू पे लगेगा? जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 में हमने वैल्यू निकाला इस पे, बराबर। अब दूसरा सिनेरियो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे कुछ गुड्स है वेयरहाउस में है, जो मैंने क्या किया, मैं मिस्टर ए हूं, मैंने ये गुड्स बेचे मिस्टर बी को, मेरे गुड्स अभी भी कहाँ है? वेयरहाउस में। होम कंजम्पशन हुआ है क्या? नहीं। शेड्यूल 3 याद है क्या? बराबर। शेड्यूल 3 क्या बोलता है? बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन अगर गुड्स बाहर की बाहर हमने एंडोर्स कर दिया, बेच दिया, टाइटल लेटर जो है ओनरशिप का वो बेच दिया, तो नो सप्लाई।
हमने बोला ये इधर की इधर बेच रहे हैं, गुड्स बाहर है, नो सप्लाई, बट मिस्टर बी जब निकालेगा इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज कौन से वैल्यू पे? जो इसने मंगवाया था सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 का जो ओरिजिनल वैल्यू निकल रहा था वो वैल्यू पे, या इसने इसको जो वैल्यू पे बेचा वो वैल्यू पे? क्वेश्चन समझा? अब समझना इसका रीजनिंग। हाँ, डिपार्टमेंट इतना दयावान नहीं है जो बोलेगा ठीक है तुम बढ़िया प्रॉफिट कमाओ, हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई इस पे लेंगे सिर्फ, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हुआ है उसका टैक्स किधर गया? ऐसे जब सोच रहे तब लग रहा है ठीक है इसने लिया रहेगा इसका। अब वैल्यू टर्म्स में समझो, अगर मैंने 1 करोड़ का माल मंगवाया और इसको मैंने बेच दिया 1.8 CR में, नो जीएसटी नो सप्लाई। अब ये जब होम कंजम्पशन के लिए निकाल रहा है, अगर आप बोल रहे हो 1 करोड़ पे जीएसटी पे करेगा, तो ये बचा हुआ 80 लाख के ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन है? प्रॉब्लम? तो डिपार्टमेंट ने बोला कि जो ये वैल्यू पे निकालेगा वो वैल्यू पे। ठीक है, अब एक और कंफ्यूजन, कभी कभी क्या होता है हम है ना लॉस में गुड्स बेच देते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में तो चलो डिपार्टमेंट का बेनिफिट हो गया। अब सेकंड केस में मैं आपको बोल रही हूँ, अगर मैंने 80 लाख में गुड्स बेच दिए इंस्टेड ऑफ 1.8 CR, और मैं बोल रही हूँ जो सेल वैल्यू है जो निकाल रहा है उसके वैल्यू पे वो टैक्स भरेगा, तब डिपार्टमेंट को नुकसान होएगा। बोलेगा अरे ये तो 1 करोड़ देता था, मैंने नो सप्लाई कर दिया तो वो चक्कर में मेरा ही नुकसान हो गया। तो डिपार्टमेंट चाहेगा ये रहे। तो इसलिए डिपार्टमेंट आया सेक्शन 3 सबसेक्शन 8A के साथ में, जहाँ पे इन्होंने बोला अगर आपको वैल्यू निकालना है जहाँ पे आपके गुड्स कहाँ पे है, वेयर हाउस में, तो आप लोगे सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 का वैल्यू, और जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, सेल वैल्यू है, वो विच एवर इज हायर। समझे? अब सेकेंड क्वेश्चन, मैं कह रही हूँ कि मैंने क्या किया, एक को बेचा, मतलब मिस्टर ए ने एक जन को बेचा मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी मिस्टर सी को बेच रहा है, मिस्टर सी मिस्टर डी को बेच रहा है, तो कौन सा ट्रांजैक्शन वैल्यू लूँ? क्या सारे कंपेयर करते बैठूं मैं इसके साथ में? अगर ऐसा रहे तो मिस्टर डी के लिए कितना टीडियस टास्क हो जाएगा, उसको थोड़ी ना पता किससे किधर किधर कितने में खरीदा किसने, बराबर। तब डिपार्टमेंट ने बोला कि अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है तो जो लास्ट ट्रांजैक्शन है ना, लास्ट ट्रांजैक्शन रीसेंट वाला ट्रांजैक्शन, उसको आप कंपेयर करोगे 3.8 के साथ। समझे? पक्का क्लियर है इधर तक? 100%। एक और क्वेश्चन, अब मैं अगर बोल रही हूँ कि मैंने 3.8 के हिसाब से तो कैलकुलेट कर लिया वेयर हाउस गुड्स का होम कंजम्पशन के लिए, बट मैंने क्या किए 40% गुड्स खुद के लिए निकाले, 60% गुड्स मिस्टर बी को बेचे। तो अब 40% के लिए तो मैं 3.8 में चली गई, 60% के लिए क्या करूँ? तो प्रोपोर्शनेटली 3.8 में जाओ और इसको कंपेयर करो ट्रांजैक्शन वैल्यू से, विच एवर इज हायर विल बी टेक। समझे? पक्का? तो एज सच इधर पे जो हमको नो सप्लाई बोला था वो इसलिए बोला था क्योंकि होम कंजम्पशन के लिए नहीं आया था, उसके बाहर था। बट होम कंजम्पशन में आता है तो जो वैल्यू पे आपने बेचा या जो वैल्यू पे ओरिजिनली आ रहा था, विच एवर इज हायर विल बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। समझे? पक्का? तो पढ़े क्या? जीएसटी कस्टम्स तो इस पे लगाएंगे ना, वेयर हाउस पे। ए ने बी को बेचा, इसमें कस्टम्स क्यों छेड़ेगा? रुको हाँ एक मिनट। Where the goods deposited in a warehouse under the provisions of Customs Act are sold to any person before clearance for home consumption। एक बार रीड कर लेते हैं। ये कह रहे हो ना कि अगर अंदर आता है तो फिर जीएसटी तो उस पर ही जाएगा, बट कस्टम्स में भी कंपैरिजन होएगा क्या?
or export under the said act, the value of such goods for the purpose of calculating integrated tax under subsection 7 shall be, where the whole of the goods are sold, the value determined under subsection 8, or the transaction value of such goods whichever is higher, or where any parts of the goods is sold, the proportionate value of such goods as determined under subsection 8, or the transaction value of such goods whichever is higher. B part proportionate बोल रहा है, A whole बोल रहा है. However, where the whole of the warehouse goods or part thereof are sold more than once before such clearance for home consumption, the transaction value of the last such transaction shall be the transaction value for the purposes of clause A and B. Further, multiple लोगों को गया तो वो बोल रहा है लास्ट का कंसिडर करो. Further, in respect of warehouse goods which remain unsold, the value of or the proportionate value, as the case may be, of such goods shall be determined in accordance with subsection 8. For the purposes of this subsection, the expression transaction value in relation to warehouse goods means the amount paid or payable as consideration for sale of such goods. The value for levying GST compensation cess will be computed as above. GST का वैल्यू बोल रहा है ये. कस्टम्स के लिए क्या वैल्यू लोगे, ये आप देखोगे वैल्यू सप्लाई वैल्यूएशन वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक में. डन, समझ में आया पक्का? तो आप लिखोगे अभी, देखो ये कट मत करना, हाँ ये इम्पोर्टेंट है. डिक्टेट करिए. सेक्शन 3 सबसेक्शन 8A of the Customs Tariff Act. Dash value for computing IGST and cess of warehoused goods. डन. इसको हमें ना पार्ट्स में लिखेंगे. फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा जो बोलेगा वैसे तो वैल्यू will be determined as per section 3(8) in normal circumstances. ये डायग्राम बना दो उधर. Done. Second part. However, if the goods are sold before home consumption in bracket clearance, value is equal to section 3 subsection 8 or transaction value whichever is higher.
example. Done? Third point. If in the above example Mr. B further sells the warehoused goods to Mr. C, who further sells it to Mr. D before clearance, what transaction value should be taken? Value at which goods are sold to Mr. D, that is the most recent in bracket last transaction value to be taken. Example. Done? Fourth part. What if the goods are sold in proportion? That is, if Mr. C sells, no, Mr. A sells 60% to Mr. B and keeps 40%, then proportionate value to be taken, that is for 40%
section 3 subsection 8 for 60%, section 3 8 और transaction value 3 8 in proportion, हाँ, और transaction value whichever is higher. डन? समझाओ, एग्जाम्पल लिख लो। इसी के साथ हम लोग का सेक्शन 3 सबसेक्शन 8A होता है ख़त्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। हाँ, लिख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। रेडी? आ जाओ मॉड्यूल पे। ये चैप्टर में ना, चैप्टर का हेडिंग क्या बोलता है? टाइप्स ऑफ ड्यूटी। वेरी गुड। तो ये चैप्टर में ना बेसिकली इन्होंने 3 ड्यूटीज़ दे के रखी है, ठीक है, जो एडिशनल है। पहला टाइप है आपका सेफगार्ड ड्यूटी, दूसरा टाइप है आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, तीसरा टाइप है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटीज। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले तीनों का मतलब समझ लेते हैं वन बाय वन। सेफगार्ड ड्यूटी मतलब क्या है ना, सेफगार्ड मतलब बचाना, ठीक है। काउंटर वेलिंग हमने कहीं पे पढ़ा हुआ है, फर्स्ट डे पढ़ा था। ठीक है, पहले एक देखते हैं फिर दूसरा देखते हैं। सेफगार्ड ड्यूटी जो है बचाएगा किसको, डोमेस्टिक प्लेयर्स को, बराबर, किससे, बाहर वालों से। अगर इंपोर्ट के वजह से भारी नुकसान हो रहा है हमारे कंट्री के सप्लायर्स को, तो हम एडिशनल ड्यूटी लगा सकते हैं जिसका नाम रहेगा सेफगार्ड ड्यूटी। कितना लगाओगे, जितना नुकसान हो रहा है उतना, ठीक है। हम इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमको नहीं चाहिए बाहर के लोग अपने कंट्री में आए, हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि बाहर के लोग भी अगर कंट्री में आते हैं तो उससे जो कंट्री के अंदर रह रहे हैं उनको नुकसान नहीं हो। तो अगर कंट्री के अंदर कोई चीज़ 100 रुपीज़ में आप बेच रहे हो, बाहर वाले अगर वो आइटम कम में बना के अपने कंट्री में 80 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो आप एडिशनल 20 रुपीज़ का ड्यूटी लगा सकते हो, जिसको आप बोलोगे सेफगार्ड ड्यूटी। समझे? सिंपल। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ हमने बोला था कि बाहर की गवर्नमेंट, समझो यूएस गवर्नमेंट है, ठीक है, ये क्या बोल रही है कि हमको क्या करना है, इंडियन मार्केट को डिसरप्ट करना है। तो गवर्नमेंट बोलेगी तुम कुछ भी बनाओ, ठीक है, अगर तुम बना रहे हो आईफोन और तुम बेच रहे हो ये सपोज 1 लाख में, गवर्नमेंट बोलता है मैं तुमको सब्सिडी देता हूँ, 80,000 रुपया मैं पे करूँगा, तुम ये इंडिया में 20,000 में बेचो। अब ये आईफोन 20,000 में बेचने लग गए। अब आप बताओ, नॉर्मल इंसान जब इंडिया में आईफोन खरीद रहा है उसको 1 लाख 1.5 लाख लग रहा है, 20,000 में उसको इम्पोर्टेड मिल रहा है, वो भी यूएस से, वो क्या परचेस करेगा, यही करेगा। उल्टे दूसरे मोबाइल वाले भी इधर ही जाएंगे,
बराबर। अपना जो सप्लायर्स है उनका डिसरप्शन हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि दूसरा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। सिंस ये सब्सिडी दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, जब आप सब्सिडी दोगे हम उसको काउंटर करने के लिए, एक जगह से अटैक हो रहा है, काउंटर अटैक होएगा, हम उसको काउंटर करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। आप सब्सिडी देते हो, हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो हम काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाएंगे। हमने बोला था जीएसटी में काउंटर वेलिंग ड्यूटी सबस्यूम हो गए हैं फर्स्ट डे पे, तो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहाँ से लगने लग गया, इज द क्वेश्चन। तो दो तरह की काउंटर वेलिंग ड्यूटीज थी, सीवीडी एंड एडिशनल सीवीडी। यस, तो एक सीवीडी जो था एक्साइज के जैसे वर्क करता था, जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है वैसे सीवीडी ये वाला एक्साइज जैसा था। तो हम बोल रहे हैं एक्साइज वाला ड्यूटी सबस्यूम हो गया है, बट ये वाला जो है कि तुम सब्सिडी दे रहे हो और उस पर हम काउंटर अटैक कर रहे हैं, ये अभी भी प्रिवेल करेगा। सिंपल। एंटी डंपिंग ड्यूटीज, एंटी डंपिंग ड्यूटीज मतलब कोई कंट्री है, इतना प्रोडक्शन हो गया, इतना प्रोडक्शन हो गया कि कंट्री के अंदर सबकी डिमांड फुलफिल हो गई वो चीज़ से। अब हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, फिनिश गुड्स इतने सारे बन गए कि पूरे कंट्री में बैठ के भी बहुत सारे बच गए, बराबर। तो हमको तो फेंकना पड़ता था। अगर हमको वो चीज़ फेंकना पड़ता था, उससे बेटर है हम वो दूसरी कंट्रीज़ में डंप करें, एकदम सस्ते में बेचे। चाइना ऐसा करती है, 10 रुपया 20 रुपया इतना सस्ता चीज़ मिलता है उधर पे, क्योंकि उनके यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कंट्री का डिमांड ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो वो जितना भी ओवर एंड अबव बेचे वो एक्स्ट्रा है उनके लिए। बट उससे क्या हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है, तो उस पर हम क्या लगाएंगे, आप डंप कर रहे हो, हम लगाएंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है, समझे। अभी हम क्या करेंगे, ये ड्यूटीज़ को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेफगार्ड ड्यूटी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, ये ड्यूटी कितने साल तक लगाई जाती है, या किस किस को लग सकती है ये ड्यूटी वगैरह वगैरह। तो पहले हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़। ये लिखो, फिर हम एक एक ड्यूटी को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। डन। फर्स्ट ड्यूटी है आपका सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी जो है तब जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी हो रहा है बाहर वालों से, बराबर। ठीक है, तो वर्ल्ड प्लेयर्स से बचाने के लिए ये लगेगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन डजंट मैटर, समझे, मतलब आप कहाँ से भी आ रहे हो, इट डजंट मैटर। बस जो छोटे छोटे कंट्रीज से आ रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज से आ रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कितना, तो आपका जो भी टोटल इम्पोर्ट है
उसका 3% अगर आप डेवलपिंग नेशन से मंगवा रहे हो तो आप मंगवा सकते हो, क्योंकि हमको नहीं चाहिए कि छोटे छोटे नेशंस का बिजनेस नहीं बढ़े। ठीक है, बस डेवलपिंग नेशंस के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, कंट्रीज के लिए अप टू 3% ऑफ टोटल इम्पोर्ट। फ्रॉम ऑल कंट्रीज, तो नो सेफ गार्ड। बट ऐसा तो नहीं है सारे देशों का आप भला करते जाओ, डेवलपिंग है आ जाओ, डेवलपिंग है आ जाओ, नहीं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो बेनिफिट है 3% का, आप कितने भी डेवलपिंग नेशन से मंगवाओ, इंडिविजुअल अप टू 3%, बट मैक्सिमम, भले वो कलेक्टिव क्यों ना हो, 9%। समझे? हर डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग से 3% का लिमिट। However, aggregate of all such countries taken together shall not exceed 9%। समझ में आया? यस, ठीक है। इसके बाद में जो एक और पॉइंट है वो बोलता है कि अगर गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि इससे इंजरी हो रहा है कि नहीं, या हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है कि नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, प्रोविजनल बेसिस पे मैक्सिमम 200 दिन के लिए सेफगार्ड लगा के चेक करेगा कि भाई इसको लगाने से हमारे कंट्री में कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या, या कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो 200 डेज़ के लिए ये प्रोविजनल बेसिस पे सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकते हैं। सिंपल। अगर 200 दिन बाद लगता है कि अरे सेफगार्ड ड्यूटी तो लगाना चाहिए था, तो लगा देंगे। अगर लगता है कि नहीं, सेफगार्ड हमको लगाना नहीं पड़ेगा, बराबर, तो इनको क्या करना पड़ेगा, उनको वापस से उनका रिफंड देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखे ये पॉइंट भी। CG have power to impose a provisional safeguard duty for maximum 200 days, बराबर।
but if on final assessment, on final determination, the CG is of the opinion that increased imports have not caused serious injury to domestic industry तो इसको क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड. देन it shall refund the provisional duties so collected. सिंपल, बराबर. इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो हम जब मॉड्यूल से देखेंगे तब लिखेंगे, और आपका सेफ गार्ड ड्यूटी होता है ख़त्म. तो पहले लिखते हो, फिर पढ़ेंगे हम लोग. मॉड्यूल पे आना. टू 2.12 आपको ये दिख रहा है कि मोड्स ऑफ सेफ गार्ड मेजर्स, इम्पोजिशन ऑफ सेफ गार्ड ड्यूटी 1 2 3 ऐसा है. हम लोग अभी वो देख रहे हैं कि सेफ गार्ड ड्यूटी तो लगाएंगे, बट कैसे लगाएंगे. तो नेक्स्ट है आपका मोड्स ऑफ, पढ़ो टेक्स्ट. सीजी लगा सकता है इन फॉलोइंग वेज. क्या है वो वेज? पहला देखो, डायरेक्टली सेफगार्ड ड्यूटी लगा दो. जैसे आप कस्टम्स ड्यूटी लगा रहे हो वैसे इम्पोज सेफगार्ड ड्यूटी. करेक्ट. नंबर 2, अप्लाई टैरिफ रेट कोटा. इसका मतलब तो हमको समझ गया कि अरे तुम क्या करो, से फॉर एग्जाम्पल 10% सेफ गार्ड लगा दो, 20% सेफ गार्ड लगा दो, ऐसे कुछ कर लो. बट टैरिफ रेट कोटा मतलब क्या? देखिए उधर दिया है उन्होंने, पॉइंट्स विच मेरिट कंसिडरेशन दिया है ना. उसके नीचे मिनिमम लेवल ऑफ टैरिफ रेट कोटा है, पढ़ो.
अनलेस कुछ और दिया है, हम क्या करेंगे, लास्ट 3 इयर्स में जितना भी किया है आपने इंपोर्ट, बराबर, लास्ट 3 रिप्रेजेंटेटिव ईयर्स, हाँ, इसका एवरेज लो और वो एवरेज आप विदाउट सेफगार्ड ड्यूटी ला सकते हो, क्योंकि उतना तो आप करते ही आ रहे थे, तो उससे डोमेस्टिक को तो नुकसान नहीं हो रहा था, बराबर। इसके ऊपर आप कुछ भी इंपोर्ट करते हो तो आपको सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा। एग्जाम्पल, आपने एक साल में किया 15,000 का इंपोर्ट, एक साल में किया सपोज 11,000 का इंपोर्ट, ठीक है, एक साल में किया आपने 4,000 का इंपोर्ट। आप क्या करोगे, इन तीनों का एवरेज करोगे, कितना है टोटल, $30,000 का 3 इयर्स, मतलब एक साल का एवरेज कितना है, तो हम बोल सकते हैं कि आप 10,000 का विदाउट सेफगार्ड मंगा सकते हो, इसके ऊपर जितना भी जाएगा उस पर सेफगार्ड लगेगा, बराबर। सही है, ये हुआ आपका सेकेंड तरीका जिससे आप सेफगार्ड लगा सकते हो। थर्ड क्या है, अदर। सीजी के पास पावर है क्या, समझे, यस। ये हुआ है आपका एक पार्ट। अभी आप आओ एग्जेम्पशन फ्रॉम सेफगार्ड ड्यूटी पे, आए क्या। अच्छा, अपन ने पीरियड देखा क्या, कब तक लगेगा सेफगार्ड ड्यूटी, नहीं, पीरियड देखते हैं पहले, फिर एग्जेम्पशन पे जाएंगे। पीरियड है सेफगार्ड ड्यूटी लगने का मैक्सिमम 4 इयर्स, बराबर। इसके ऊपर भी हमको लगाना है तो एक्सटेंशन मिल सकता है 10 इयर्स का मैक्सिमम, ठीक है। कौन देगा, सीजी। नेक्स्ट पार्ट, एग्जेम्पशंस फ्रॉम सेफगार्ड ड्यूटी आ गए। डेवलपिंग नेशंस 3%, टोटल एग्जेम्पशन 9%, थर्ड वाला कैटेगरी, हाँ, इंपोर्ट्स बाय, पढ़ो, इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया है, और यूनिट्स इन अ SEZ. Safeguard measures shall not apply to articles imported by 100% EOU और SEZ, बराबर। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है क्या, एक्सेप्ट मतलब ड्यूटी लगेगा इधर। फर्स्ट क्या है, स्पेसिफिकली बोलते हैं इस पे लगेगा, तो सेकेंड, हमारे 2 यूनिट्स है, एक है SEZ में, एक है DTA में। DTA मतलब करो सर्च,
मिला? भेटला का? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, अपने कंट्री में जहाँ पे नॉर्मल एरिया में जहाँ पे टैक्सेस लगते हैं वो एरिया, ठीक है, इस DTA। आपके 2 यूनिट्स थे, सपोज मेहरून के पास SEZ यूनिट है और रिंग रोड के पास DTA है। आपने क्या किया, ये चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए SEZ पे मंगा लिया, बट वो यूज़ कर रहे हो SEZ में नहीं बल्कि DTA में, गलत कर रहे हो, तब आपको सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा। वैसे तो नहीं लगता है बट एक्सेप्ट है कि आप इसमें क्लियर करवा के DTA में यूज़ कर रहे हो या DTA के लिए मंगवाए या मंगाए पर वो उधर पे यूज़ हो रहा है, समझे? प्रोपोर्शनेटली हो रहा है तो जितना हो रहा है उतने पे, यस, समझे? ये वाला लिख लो फिर रीडिंग करते हैं। ये वाला पार्ट वापस सेम आ गया जो पहले देखा था, एक साथ देखेंगे हम इसका इंटरप्रिटेशन। मॉडिफिकेशन वाला पार्ट क्या बोलता है ना, कभी भी आपको सेफगार्ड ड्यूटी या कुछ लगाना होएगा तो आपको बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाके परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है? आपका जो एप्लीकेशन है वो 30 दिन तक उसमें ही रहेगा। एक सेशन में डिसीजन हो सकता है या एक से ज़्यादा सेशंस में भी डिसीजन हो सकता है कि सेफगार्ड ड्यूटी लगाना चाहिए कि नहीं, बट टेम्पररी पावर्स हमको मिले हैं जिसमें 200 दिन तक हम लगा सकते हैं। सिंपल, पढ़ते हो एक बार? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। पर इसके पहले हमने कौन सा ड्यूटी देखा था? सेफगार्ड ड्यूटी। वो प्रोटेक्ट करने के लिए लग रहा है क्या? यस। काउंटर वेलिंग किस पे लग रहा है? अगर कोई कंट्री सब्सिडी दे रहा है तो हम उस पर क्या काउंटर अटैक करेंगे? काउंटर ड्यूटी लगा के, बराबर, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा के। तो इसमें भी पहले लिख लेते हैं फिर आप पढ़ लेना। न्यू पेज पे हेडिंग दो, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। ये है ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी। आपने क्या बोला? ठीक है, यस। अगर ये ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी है तो क्या आप सब्सिडी के ऊपर कभी भी ये लगा सकते हो? मतलब कि सब्सिडी अगर 100 रुपये का है तो 200 रुपये का काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकते हो? आंसर इज नो ना। सब्सिडी पे लगा रहा है। अगर कोई आइटम 1000 रुपये का है, हमको सब्सिडी मिल रहा है 100 रुपये का, तो प्राइस पड़ रहा है हमको 900 रुपया। अब सब्सिडी मिल रहा है 100 रुपये का, तो आप मैक्सिमम काउंटर वेलिंग कितने का लगा सकते हो? 100 का। अगर मैं 200 लगाना चाहूँ तो काउंटर वेलिंग 200 लगा सकती हूँ क्या? आंसर इज नो। जितने का सब्सिडी मिल रहा है मैक्सिमम उतने का ही आप काउंटर बिलिंग ड्यूटी लगा सकते हो। Therefore, countervailing duties
cannot be more than सब्सिडी, बराबर। जैसे वो 4 साल और मैक्सिमम 10 साल के लिए लग सकता था एडिशनल, ये जो है 5 years प्लस 5 years के लिए लग सकता है, ठीक है। इसमें एक और साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, मतलब आपने बोला हमको 4 साल के लिए लगानी है काउंटर विलिंग ड्यूटी, फिर एडिशनल 1 year कर रहे हो, चलेगा, ठीक है। पर मैक्सिमम जितना भी करोगे मैक्सिमम 10 years रहेगा इसका टेन्योर, ठीक है। लिखे फिर इसको, साथ में लिखते हो। नहीं वो मत लिखना, अपन जब पीरियड लिखेंगे तब लिखेंगे। कोई कंट्री मैन्युफैक्चर स्लैश प्रोडक्शन स्लैश एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दे रही है और फॉरेन के टैक्सेस वेव किए डीम्ड सब्सिडी, यस, और इनकम स्लैश प्राइस सपोर्ट बाय उधर का गवर्नमेंट टू एक्सपोर्ट मोर और इम्पोर्ट लेस। उधर का गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कम करने बोल रहा है, मतलब हमारी कंट्री के लिए इम्पोर्ट हुआ, और government makes payment to funding mechanism और
trusts or directs a private body to carry one or more types of functions. यस मतलब आप खुद दे रहे हो तो भी इधर आओगे, यस फॉरेन के टैक्सेस वेव ऑफ किए तो भी इधर आओगे कि भाई एक्सपोर्ट पे वेव ऑफ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो। इनकम प्राइस सपोर्ट दे रहे हो, एक्सपोर्ट बढ़ा के इंपोर्ट कम करके, या गवर्नमेंट किसी और को डायरेक्ट कर रहा है कि भाई तुम करो ये चीज़, हम नहीं सब्सिडी देते, तुम इनको सब्सिडी दो, तो भी हम क्या लगा सकते हैं, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। सिंपल। नेक्स्ट पार्ट देखने के पहले आप रीड करते हो कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, वो बॉक्स के साथ साथ मन में रीड करो, चलेगा, कट कर देना रीड करके। नेक्स्ट पार्ट बोलता है अगर आप इनडायरेक्टली भी लाते हो ये चीज़ें तो नहीं चलेगी। इनडायरेक्टली कैसे लाओगे, एंटी सर्कमवेंशन मेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड articles where the central government on such inquiry as it considers necessary is of the opinion that circumvention of countervailing duty has taken place by either of the following: by altering the description or name or composition of the article on which such duty has been imposed। अब हमने बोला कि अगर आप साइकिल लेके आ रहे हो तो हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया ना, साइकिल लेके आए तो काउंटरवेलिंग लगाएंगे ना, तो इन्होंने पार्ट्स में बेचना चालू किया, व्हील्स भेजा, फिर जो बॉडी है वो भेज दिया, ठीक है। बाई इम्पोर्ट ऑफ सच आर्टिकल इन अनअसेंबल्ड और डिसअसेंबल्ड फॉर्म, इसमें भी अपना एग्जाम्पल फिट हो जाएगा। इधर पे ऑल्टर किया उसका डिस्क्रिप्शन और नेम, इधर पे अनअसेंबल डिसअसेंबल करके दिया, यस ठीक है। बाई चेंजिंग द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन और एक्सपोर्ट, हमने उस पर ड्यूटी का बेनिफिट तो दिया, सब्सिडी दिया, बट यूएस से हमने भेजा चाइना और चाइना से इंडिया भेज रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली दूसरे कंट्री से भेज रहे हैं ड्यूटी बचाने के लिए, क्योंकि हमारे डायरेक्टली भेजते तो फिर सेफगार्ड नहीं, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लग जाता, तो उससे बचाने के लिए हम दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं और दूसरी कंट्री से इंडिया में आ रहा है। In any other manner whereby the countervailing duty so imposed is rendered ineffective, कोई भी और मैनर से आप भेज रहे हो तो लिखे ये एंटी सर्कमवेंशन मेजर in respect of countervailing duty। circumvention मतलब एंटी मतलब भेज सकते हो क्या, नो when जब CG आफ्टर
inquiry finds out the circumventions by either of the following. Number 1, by altering the name / description second, import in unassembled / disassembled form by changing the country of origin or export in last is other manner. डन. इधर भी प्रोविजनल काउंटर विलिंग रहेगा क्या? आंसर इज यस. नंबर ऑफ डेज दिया है क्या? नो. डन. नेक्स्ट पार्ट है रेट्रोस्पेक्टिव इम्पोजिशन. क्या ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी आ सकता है? आंसर इज यस. काउंटर वेलिंग ड्यूटीज रेट्रोस्पेक्टिवली मैक्सिमम आप 90 डेज पीछे लेके जा सकते हो. ठीक है. तो रेट्रोस्पेक्टिव imposition of countervailing. Not beyond 90 days. बट ये कब करोगे? कंडीशंस है, कब करोगे बताओ सोच के.
जब ऑलरेडी गुड्स आ गए जिस पे सब्सिडी दी गई थी और हमारी इंडस्ट्री को वो गुड्स की वजह से अभी तक नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। इंजरी डिफिकल्ट टू रिपेयर caused by import in short time of subsidized items. In order to preclude recurrence of such injury, dash retrospective ज़रूरी है। यस, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। ये हो गया। नॉन एप्लीकेबिलिटी सेम है क्या? तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर countervailing duties। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी सेम एज सेफगार्ड ड्यूटी। अमाउंट कितना लगाना है हम डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूरेशन पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। प्रोविजनल हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव इम्पोजिशन हो गया, रूल्स और ठीक है। चलो ड्यूरेशन देखें। Unless revoked earlier, the duty imposed under this section shall be enforced for a period of 5 years from the date of its imposition. Extension: government may extend the period of such imposition from the date of such extension, provided it in a review is of the opinion that such cessation is likely to lead continuation and recurrence of such subsidization and injury. However, the extension can be for a maximum period of 5 years. तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहले हम जब इम्पोज करेंगे तो सबसे पहला रहेगा इम्पोजिशन कितने साल का, सीधा बराबर। सेकंड बोल रहे हैं एक्सटेंशन अप टू yes, if the review is not completed before the expiry of the period of imposition,
then the duty may continue to remain in force pending the outcome of such review for a further period of not exceeding 1 year. बराबर. एक सेकेंड, एक्सटेंशन के समय हमने क्या बोला? मैं एक्सटेंड द पीरियड इन अ रिव्यू. एक्सटेंड करने के पहले आप रिव्यू लोगे. अगर रिव्यू नहीं निकल रहा है तो हम लोग 1 साल, जब तक ये पेंडिंग है तब तक और करवा सकते हैं. तो 5 years प्लस 1 year हो सकता है. However, if the said duty is revoked temporarily, the period of such revocation shall not exceed 1 year at any time. एक मिनट, 10 years भी दिया है इधर पे. But review is not completed before the expiry of the period of imposition, then the duty may continue to remain in force pending the outcome of such review for a further period of 1 year. However, if the said duty is revoked temporarily, मतलब cancelled temporarily, the period of such revocation shall not exceed 1 year at a time. दिख रहा है क्या 10 years आपको कहीं पर? ठीक है, सिंस नहीं दिख रहा है तो अपन उसको नहीं पकड़ रहे. अभी रहा तो ऐड कर देंगे. बट एक्सटेंशन के पहले क्या लगाओगे? एक्सटेंशन के पहले रिव्यू करोगे. बराबर. रिव्यू अगर कंप्लीट नहीं होता है तो एडिशनल 1 year टू कंप्लीट द रिव्यू एंड ड्यूटी विल बी चार्ज्ड. बराबर. However, if the said duty is revoked temporarily, बट अगर रिवोक हो रहा है मतलब कैंसिल हो रहा है, कर सकते हैं क्या कैंसिल? मैक्सिमम 1 year at a time. डन. साथ साथ लिखना भी हुआ ना आपका. Countervailing duty shall not be levied unless it is determined that the subsidy relates to export performance. अभी इधर पे कंडीशंस कुछ दी है जो आपको काउंटरवेलिंग के लिए नेसेसरी है. द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड फॉर इम्पोजिशन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटीज. ये भी पढ़ लिया. एक मिनट. रेट्रोस्पेक्टिव हो गया. एक बार रेट्रोस्पेक्टिव से नज़र घुमा लो और कट कर दो.